नमस्कार, जय भीम। सर्वप्रथम तो मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा अपने दोनों माननीयों का और जय भीम कहना चाहूँगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस मंच पर मुझे आज मौका दिया। डॉक्टर बाकोड़े साहब का, डॉक्टर श्री बोरसे जी का और जितने भी आयोजक लोग हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आप लोगों ने अपने मंच पर अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया है। बाकोड़े जी ने जो बताया मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोरसे जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी और कुछ जो पल हमने शेयर किए थे वो उन्होंने बताए और ये मुझे लगता है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो इस तरह से जूझ रहे हैं और जैसा कि देखिए अभी हम सब लोग प्रेयर करते हैं, वंदना करते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं या चाहे हम संविधान की बात करें, कहीं भी हमारे किसी जिसको हम अपने पूजनी मानते हैं, चाहे तथागत हों या चाहे बाबा साहब हों, हमारे इन दोनों किसी ने कभी ये नहीं कहा कि समाज में कोई किसी से हम अन्याय करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो उनके अनुयायी हैं उनके साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय होता है। हमारे किसी संविधान से लेकर या जितने भी तथागत के जितने भी उपदेश हों, कहीं पढ़िए कभी नहीं कहा, आपने प्रेयर में खुद पढ़ते हैं आप लोग सब, ये जगह है समानता का जिक्र किया गया है कि आप ऊपर उठ रहे हैं तो हम भी ऊपर उठें, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि आप नीचे रहें और हम ऊपर रहें। और यही कारण है कि हम सब दबे कुचले या जो जिनको पुराने जमाने में हमको वर्ण व्यवस्था से भी अलग कर दिया था, वो सारे लोग बाबा साहब को तथागत को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें जैसे कि बोरसे साहब से और बाकोड़े जी जब घर पे गए थे तो हमने बहुत दिल खोल के कुछ बातें कही। इस मंच से मैं शायद नहीं कह पाऊंगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस दिन उमा भारती कुछ कह रही थी, पर्सनल मीटिंग थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें कहीं वो वायरल हो गई, तो मैं वहाँ पर ऐसा कोई उत्तेजक ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं अपने जो खुल के विचार प्रकट कर सकता हूँ और करता हूँ वो मैं वन नहीं करता हूँ थोड़ी, क्योंकि कभी आपका उद्देश्य अपने समाज के लोगों में कुछ बात कहने का हो, कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम्पल, उमा भारती जी का तो मैं अभी एक ताज़ा उदाहरण है, पर पहले भी कभी देखा गया है। और जैसा कि बोरसे जी जो कह रहे थे, जिस मुद्दे की बात कर रहे थे, तो जिस नेता से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा आपने अपने फोटो लगाया है, आप जातिवाद करते हैं अपने ऑफिस में, और उन्होंने इमीडिएटली जब कहा तो मेरा रिएक्शन यही था, और ये दिल से आना चाहिए, ये सोच के नहीं आना चाहिए कि मेरी कुर्सी का क्या होगा। वो मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तब जब आपके अस्तित्व और आपके जिनको आप मानते हैं अगर सच्चे आप अम्बेडकरवादी हैं, तो जो बोरसे साहब ने भी कहा, जो मैं जब एम्स में 3 साल रहा वहाँ भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। बहुत सारे लोग हमारे अपने लोग, उनको लगता है कि हम छुपा लेंगे और हम छुप जाएंगे, ये मिथ्या बात है। आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ 23 मई को, प्रधानमंत्री ने जब साइन किया 2018 को, 23 मई के शाम तक मैंने 4 जून को ज्वाइन किया था, तो 8-10 दिन वहाँ डेफिनेशन पर लगते हैं दिल्ली से निकलने में, अक्टूबर और सब चीज़ें। 23 मई को गूगल पे सबसे ज़्यादा मेरी जाति खोजी गई
कास्ट ऑफ डॉक्टर सरमन सिंह। और ये जितने भी बड़ी पोस्ट वाले हैं सबकी खोजा जाता है। आप पीवी सिंधु का देख लीजिए, जिनका क्लियर नहीं है शर्मा गुप्ता या जो नहीं लगा हुआ, उनका जहाँ भी नाम लिखा होता है तो जब भी कोई अचीवमेंट उनके नाम होता है तो वो सबसे ज़्यादा जाति खोजी जाती है। और आप ज्वाइन जिस दिन पोस्ट करते हैं उससे पहले आपकी सबसे पहले जो आती है आपकी जाति आती है। तो लोगों को अगर किसी को भ्रम होता है कि नहीं, मैं अगर नहीं बताऊंगा, मैं खुद के जय भीम नहीं कहूँगा या मैं बाबा साहब के विषय में कुछ अच्छी बातें नहीं कहूँगा तो मैं सवर्ण हो जाऊँगा, ये गलत फहमी होती है। तो सबसे पहले तो मेरे जितने भी अपने कर्मचारी लोग हैं, और मुझे लगता है कि जैसे हम अपने सरदार भाई हैं या दूसरे लोग हैं, जैन हैं, दूसरे जितने भी वर्ग हैं जो अपने आप को, अपनी कास्ट को बड़े चौड़े से बताते हैं, हम लोगों को अभी जब तक हम इसको छोटी मानते रहेंगे, इसका मतलब तो हम छुपाते थे, इसलिए हम छोटी मानते हैं। हमको सबसे पहले तो ये महसूस करना होगा अपने आप में कि हम किसी से छोटे नहीं हैं। तो अपनी जाति को प्राउडली बताइए आप कि हाँ हम हैं, तो उसमें कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। दूसरी चीज स्ट्रगल्स की, मुझे लगता है कि सारे लोग चाहे आप बताएं ना बताएं, जैसा कि मैंने कहा आपकी किस वर्ग से आए हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से आए हैं, आपका पता चल ही जाता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। बड़ी पोस्ट पे होते हैं उनका पहले पता चल जाता है, बाकी लोगों का धीमे धीमे पता चलता है, तो पता चल ही जाता है। तो आप मिथ्या जिंदगी में रहने के बजाय खुल के जब रहेंगे तो आपको दिल में भी तसल्ली होगी कि हाँ मैं हूँ। नहीं तो आपके सामने कई बार ऐसी, आप ट्रेन में हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको जब कोई गाली दे रहा होता है आपकी जाति को और वो लोग चुपचाप सुनते होते हैं, तो मुझे लगता है वो भी आप छल और कपट कर रहे हैं अपने समाज के साथ और बाबा साहब के दिए हुए जितने भी संविधान है उसके साथ न्याय नहीं कर रहे। आपको रोकना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। और हमारा और हमारी वाइफ का भी, मेरे बच्चों का भी, हम पब्लिक में भी कभी लड़ाई हो जाती है तो उसमें आपको तरीके से रखना है और विचार आपको रखना चाहिए और रखने के बाद ये बताना चाहिए कि जो आपका सोचना है वो गलत है। ज़्यादातर जब डिस्कशन होता है, जब भी आप यात्रा कॉमन प्लेस पे होते हैं या यात्रा कर रहे होते हैं तो रिजर्वेशन एक कंटेंशियस इशू होता है। हम सभी जानते हैं यहाँ ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं या रिटायर्ड हैं। कंटेंशियस इशू रिजर्वेशन इसलिए हो गया कि लोगों को ये लगा कि उनका अधिकार हम ले रहे हैं। वास्तविकता उल्टी है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारा संविधान है, हम किसी से किसी का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी पिछले कुछ एक साल से ये बात और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों में समझ आई है। हमारा समाज भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी शिक्षित भी हुआ है, ये पॉजिटिव साइड है। नौकरी भी अच्छी लगी है। आज से अगर 20-25 वर्ष पहले देखें तो इंस्टीट्यूट के इस तरह के हम डायरेक्टर, पीजीआई के डायरेक्टर हैं जो हमारे समाज से हैं और भोपाल का मैं हूँ। तो 2 डायरेक्टर एक साथ होना ये बड़ी बात है, अचीवमेंट है। लेकिन हम बताना चाहेंगे, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कुछ जो वहाँ के वेल विशर हैं पीजीआई चंडीगढ़ के, वो उनसे, हमारे डायरेक्टर साहब से इतने ज़्यादा नाराज हैं कि वही सेम कहानी उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर इनके अगेंस्ट रिजर्वेशन को नहीं दूंगा, इनकी बात मान लूँगा और तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा या मेरा ज़्यादा भला हो जाएगा। तो अभी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी कि उनका भी एक्सटेंशन नहीं हुआ। तो जब उनका इतना अपने लोगों का नुकसान करके भी एक्सटेंशन नहीं हुआ तो मुझे तो लगता है मैंने तो कुछ तो किया, अगर मेरा एक्सटेंशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और मैंने जो भी किया, मैं अपने लोगों से भी, संतोष से, भाषणकर से बात होती रहती है, डॉक्टर वैशाली से, लोगों में दूसरे लोग सो कॉल्ड, अपने आप को सो कॉल्ड वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये अपनी उनकी विचारधारा है। वैसे कोई ऊंच नहीं होता, कोई नीच नहीं होता। तो सो कॉल्ड सवर्ण जिनको कहते हैं, उनमें क्या वर्ण डिफरेंट है, साड़ी भी उनकी बहुत सी होती है, कलर भी बहुत होता है, उनको सवर्ण कहते हैं। तो वो बात अलग है, पर जो भी है, कहने के लिए उनको सवर्ण मान लीजिए 1 मिनट के लिए। उनका कहना था कि हमने जातपात फैलाया, हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई, हम जय भीम कहते हैं
और जिस नेता ने कहा, उसने कहा, जो मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जो मैंने छोड़ी थी, उन्होंने कहा कि आपके वर्ग के किसी आदमी ने कहा कि आप जय भीम कहते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें तो मैडम मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो जय भीम कहूँगा। जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वो क्यों नहीं कहूँगा मैं? अगर मुझे जय भीम कहता है तो मैं जय भीम कहूँगा। अगर आप राधे राधे कहती हैं तो मैं राधे राधे कहता हूँ। कोई जय श्री राम कहता है तो जय श्री राम भी कर देता हूँ। उसमें भी नहीं होना चाहिए, किसी को परहेज भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमको इंक्लूसिव रहना है सबको। और हमारा यही डिमांड होनी चाहिए कि जब हम आपके लिए इंक्लूसिव हैं तो आप भी हमारे लिए इंक्लूसिव हुए। इंक्लूसिव सोसाइटी ही सार्थक है, बिकॉज कभी हम कहेंगे कि हम अलग और आप अलग, तो कभी समाज में सामंजस्य नहीं बनेगा। तो हम लोगों को भी कभी विद्रोह की भावना नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को रहना चाहिए कि आप भी रहिए और हम भी रहेंगे, जियो और जीने दो दूसरों को, वही सबसे बड़ी चीज है। और उसमें समानता का, जैसे तथागत ने भी कहा, आप देखिए तो सबसे ज्यादा त्याग और समानता वही उनका सबसे बड़ा चिन्ह है। और उन्होंने वही कहा, त्याग, दया और समानता, ये तीन चीजें अगर उनकी अपना ले सारा समाज। अभी हम लोग करते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो, जब भी हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो लोगों में एक भ्रांति है कि ये तो सब वही हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा था कि यही लोग मेरे अनुयायी बने। उनका तो एक महान, मतलब दुनिया में आप देखिए, सर्व की बात होगी हमारे देश के लिए कि दुनिया में बुद्धिज्म इतनी ज्यादा है और हमारे देश में सबसे कम है, पहली बात। दूसरी चीज, बाबा साहब ने अपनी बुद्धिज्म को क्यों अपनाया? इसीलिए अपनाया कि उन्होंने किसी के लिए कटु वचन नहीं कहे, कभी सबको कहा, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कही उन्होंने। और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। और हम इसलिए बताना चाहते हैं, ये चीज के दुर्भाग्य इस देश का ये है कि बाबा साहब जितने ज्ञानी और जिन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया, अब आप समझ लीजिए कि पिछले कुछ सालों से जरूर कहीं न कहीं हम सब लोगों का, हमारे पार्लियामेंटेरियन का भी कुछ न कुछ जागरूकता, अगर ग्राफ देखें साइंटिफिकली तो पिछले 50 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ, ऐसा नहीं है। हम लोगों को डिप्रेस या नेगेटिव नहीं रहना, हम लोगों में बहुत चेंज आया है हमारे समाज में। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज खुल के बात कर पा रहे हैं, ये सब कुछ ताकत मिली है, लेकिन और जरूरत है। तो उसी के लिए ये हम संपदा हो या चाहे हमारे जो नौकरियां हों, वो सब आ रही हैं और धीमे धीमे आएंगे। मेरा हर एक से, अपने जितने भी संस्थान के लोग हैं या जिससे भी मेरी बात होती है, मेरा मानना केवल ये है कि बाबा साहब का तीन चीजें आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी, बचपन से पढ़ी होंगी, जो बाबा साहब को मानते हैं। अगर माँ बाप ने आप लोगों को पढ़ाया होगा तो जरूर, तो अब तो सब यहाँ तो ज्ञानी नहीं, लेकिन जो घरों में नहीं है, जो कभी पहली बार आते हैं या जो कभी सुनते हैं, उनका भी तीन चीजें थी कि संघर्ष कीजिए, पढ़िए और संगठित रहिए। संघ की बात अगर देखा जाए तो आज संघ कोई दूसरे हैं, लेकिन असलियत देखी जाए तो संघ तो हमारा, संघ की बात तो बुद्धिज्म में है। लेकिन इसीलिए हम लोग शायद संगठित, कहीं ना कहीं ये चीज हम लैग कर रहे हैं, तो संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और संगठित का हमारा मानना ये है, जो हम अपने सीनियर जितने प्रोफेसर हुए हैं या जो दूसरे लोग हुए हैं, मेरा मानना ये है कि मैंने किसी के ऊपर, मैं खुले में कहता हूँ, अकेले में भी कहता हूँ, मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। जो उनका अधिकार था वो मैंने दिया। और इसीलिए यही रियल रीजन था कि मेरे हजारों दुश्मन होने के बाद कोई मेरा कुछ नहीं कर पाया। कानून में, बाबा साहब ने कानून में ये व्यवस्था की हुई है, आपको केवल जानकारी का अभाव होता है। हमारे बहुत सारे अधिकारियों को, खासतौर से डॉक्टरों में, कानून का पता नहीं होता और इसीलिए उनको लगता है कि अगर कुर्सी को कोई बैठा हुआ है, उसको अगर रिजर्वेशन दे रहा है या कुछ उनकी जो उनका जुनून बनता है, लेकिन उनको लग रहा है मैं इसकी फेवर करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। जानकारी में सारे जितने भी अधिकारीगण हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को या जो रूल बुक जो है, CCL जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में या जिस स्टेट में रूल्स पढ़े। और रूल्स में बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है। मैं छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन बताऊंगा। लोग कहते हैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया मैंने, बट मैं बहुत छोटा सा है मेरे लिए। हमारा कानून है और ये 1990 का कानून है और आज तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 1998 में कोई चीज दोहराई गई। DOPT में नियत है कि जब भी कोई भी आप नौकरी देंगे
45 डेज से ज़्यादा मीन्स 1.5 महीने से ज़्यादा कोई भी नौकरी देंगे तो उसमें आपको रिजर्वेशन देना होगा, चाहे वो रेगुलर हो या आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल हो। लोग पूरा नहीं पढ़ते, क्लॉज नंबर 3 उसी कानून का डीओपीटी का तीसरा नहीं पढ़ा। हमने यही कहा, हमने जब आउटसोर्स कंपनी को हायर किया तो हमने कहा आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, टेंडर में निकाला, बिकॉज ये 45 डेज से ज़्यादा 3 साल का टेंडर है, नेचुरली 1.5 महीने से ज़्यादा 3 साल होते हैं, तो हमने कहा कि आपको रिजर्वेशन देना होगा। बहुत सारी लोगों में हमारे एडमिशन के लोग थे, लोगों को लगता है कि एडमिशन के जो क्लर्क होते हैं उनको ज़्यादा कानून आता है, डॉक्टर को तो आता नहीं होगा। वहीं पर हमारे लोग मान खा जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं इस चीज़ पर अपना ध्यान दें। हमने कानून दिखा दिया उनको, ये कानून है, फिर उस टेंडर में उनको हमारे अधिकारियों को निकालना पड़ा। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन आउटसोर्स में भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी आउटसोर्स। और इसका परिणाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए लोग कहते हैं कि बड़ा कंट्रीब्यूशन, बट मुझे लगता है कि मैं छोटा कंट्रीब्यूशन मैंने पढ़ के कर दिया। इसका पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोगों के माध्यम से उस दिन हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन आए थे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कर दिया उसके बाद। तो ये एक इस तरह से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हमारे सब लोगों को करना पड़ेगा। एक जो मैं आप लोगों को धरोहर छोड़ के जा रहा हूँ, अपने जो भी ये उसके हैं, और आप लोग भी कभी जब निकलेंगे देख के जाएंगे। एक जो हमने एलपीसी ब्लॉक की जो डिजाइन बनाई है वो मैंने स्तूपा से बनाई है। तो वो मैं तो चाहता था, लेकिन कोरोना आ गया, मैं चाहता था कि मैं उसको इनॉग्रेशन करके ही जाऊँ, लेकिन शायद नवंबर में मेरा जाना होगा तो मैं नहीं दे पाऊँ। लेकिन आप लोग जो भी देखेंगे, कभी भी मुझे जब भी कभी फोटो उसका मिलेगा तो मुझे खुशी होगी कि इसमें बुद्धिज्म की कुछ झलक आएगी उसमें। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग जो बन रही है, और अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज आधा बन चुका है, तो कोई मेरे जाने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। और संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। संघर्ष कभी ये नहीं मान लेना चाहिए कि बिल्कुल हर दिन संघर्ष है। मुझे नहीं पता, लोग बहुत सारे मेरे वेलविशर हैं वो कहते हैं आपको एक्शन मिलेगा, मिलने वाला है या मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन मेरा 8 नवंबर को मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे 8 नवंबर को मैं रेडी हूँ। मेरा जो मिशन मोड में मैं आया था, मैं कुछ कर पाया। मैं देखिए कोई मिशन में ये नहीं कह रहा मैंने बहुत कुछ कर दिया, एक कुछ कर दिया। और मैं सबसे आप लोगों से आग्रह करूंगा, कुछ करके ही बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। हर इंसान को बाबा साहब ने कहा था कि मैं जब उनका बड़ा इमोशनल भाषण जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं हर इंसान से, हर अपने अनुयायी से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि हर आदमी मिशनरी बनेगा। मिशनरी का मतलब होता है त्याग बलिदान करके आप उसमें जुड़ जाइए। नौकरी सभी करते हैं, लेकिन मिशन मोड में नौकरी करना और एक नौकरी करना दोनों में फर्क होता है। तो मिशन के लिए मैं जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, उनका अधिकार था तब सेलेक्ट हुए हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ। लेकिन जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 10%, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 10% मैंने कुछ लोगों से बोल भी चुका हूँ कि केवल 10% मुझे मिशन मोड में चाहिए, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। वो 10 लोगों को आगे बढ़ाना। तो मुझे ये लगता है कि बस आगे बढ़ते रहना है, और हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से आप लोगों ने इस तरह से सम्मान दिया है, और एक फाइटर को यहाँ तो ये छोटी सी झगड़ा हुआ है। हमने दिल्ली में, जब मैं प्रोफेसर था तो दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल बहुत कट्टर, मतलब समझ लीजिए आप, वो थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन खत्म करके, और जो असिस्टेंट और एसोसिएट जो नौकरी वाले हैं वो जानते होंगे कि एक ही दिन में आप एक इंटरव्यू में 2 प्रमोशन नहीं कर सकते, उन्होंने कर दिया। हम PIL किया, और उस PIL का ये नतीजा हुआ कि हम बिल्कुल प्रशांत भूषण ने मेरा केस लड़ा था। और आपको शायद याद करें 2003 के सारे दिल्ली के अखबार थे, उनमें सब में आया था AMC से हेडलाइन थी, फर्स्ट पेज पर हेडलाइन थी, और वो मेरा केस, मेरी PIL थी। मैंने इतनी हिम्मत की, सबने कहा कि तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। काफी हद तक उन्होंने कोशिश भी की मुझे प्रोफेसर बनाने में, डिले कर दिया, लेकिन बनाना पड़ा उनको, बिकॉज मेरा काम जैसे कि
आप लोगों ने बताया काम में मेरा डायरेक्टर भी कहता था कि हाँ तुमने केस कर दिया, लेकिन तुम्हारे काम में मुझे कोई कमी नहीं मिली, तो कुछ नहीं कर पाए वो, और अल्टीमेटली उनको प्रोफेसर भी बनाना पड़ा। जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू कमेटी ने रिकमेंड करके बोला, 1 नंबर पर मेरा नाम था, दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़े वीआईपी के रेफरेंस थे, तीसरे नंबर पे तब के हेल्थ मिनिस्टर के रेफरेंस थे। लेकिन एक नंबर बना रहा। हमारा फरवरी में सिलेक्शन हुआ, जनवरी में सिलेक्शन मीन्स इंटरव्यू हुआ, मई तक हमको लेटर नहीं मिला, और हमारी यही बात हो रही थी कि इसको, ये तो एससी है, इसको हम कैसे सेलेक्ट करें। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस सारी प्रोसेस में डीओपीटी और सारी प्रोसेस में हमारे सारे बैक रिकॉर्ड देखे गए। हमारी पीआईएल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शायद जानते होंगे आप, वो हमारे बहुत रास्ते में अवरोधक बनी। ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने वेणुगोपाल जैसे और इंस्टीट्यूट एम्स को बहुत बड़ा कष्ट में डाल दिया था। फाइनली मुझे कहना होगा कि जब फाइल आदरणीय प्रधानमंत्री के पास गई तो कोई न कोई मेरा बेनिफिशियर जरूर होगा। और वहाँ कई बार आप लोगों को मैं ये भी कहता हूँ कि कभी हताश मत होइए। अच्छा काम अगर आपका है, डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, बायोडाटा आपका अच्छा है, कोई न कोई बेनिफिशियर आपको मिल जाएगा। पीएमओ में मुझे आज तक पता नहीं मेरा कौन बेनिफिशियर था, मैं किसी के पास नहीं गया कभी, एक कोई तो मेरा बेनिफिशियर था। मेरा 1 नंबर नहीं काटा गया, मेरा नंबर 1 पे था और मेरा टिक प्रधानमंत्री नहीं कर दिया। तो मैं अपने जो यंग लोग हैं उन लोगों के लिए संदेश जरूर देना चाहूंगा, एक दो कि जो हमारे प्रोफेसर हैं या जो दूसरे में अभी पता चला कि नर्सिंग स्टाफ से दूसरे स्टाफ के लोग भी हैं, आप मेहनत करते रहिए। मौका उनको आपके मेहनत और कार्य में नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे लोग दुर्भाग्य से बदनाम इसलिए कर दिए जाते हैं या कुछ होते भी हैं, अरे वो तो ऐसे ही होते हैं, रिजर्वेशन से आगे काम नहीं करते। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ, भोपाल तो मेरे लिए बहुत छोटी है, एम्स दिल्ली में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है सरमन सिंह के बायोडाटा से ज्यादा किसी सवर्ण का बायोडाटा अच्छा है। आप पब्लिकेशन में ले लीजिए, रिसर्च फंड्स में ले लीजिए, लेक्चर्स में ले लीजिए, जो भी ग्रांट्स जो आती है उसमें ले लीजिए, हर चीज बेस्ट थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये आपके साथ, सब लोगों के साथ बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो भी है मेहनत में मौका ना दें। बिकॉज आप रिजर्वेशन से नौकरी पा सकते हैं, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कह रहा हूँ, मैं आप लोगों में से ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी कर्मचारी को ये तो नहीं कह सकता कि आप काम ना करें बिकॉज आप रिजर्वेशन से आए। इनफैक्ट आपको 125% देना चाहिए, बिकॉज आप आए और आप उनको दिखाइए। मेरी हमेशा कोशिश ये रही कि मैं 25% एक्स्ट्रा दूंगा, और यही मेरी हमेशा कोशिश रही कि मेरा एफर्ट दूसरे से 25% ज्यादा होना चाहिए, ये बताने के लिए आपको फिर भी वो 25% आप जो ज्यादा करेंगे वो नलीफाई हो जाएगा, वो आपका कभी गिना नहीं जाएगा, लेकिन वो आपको बैलेंस करेगा, क्योंकि आप 25% नेगेटिविटी अपने साथ लेके चलते हैं हमेशा नहीं। 55 से आपकी इकोनॉमिक रीजन्स हो चाहे सामाजिक रीजन्स हो, आप 25% आप कोचिंग वाले से आपको कंपेयर किया जाता है, एक करोड़पति से एक बेचारे जो 2 टाइम का जिसके पास खाना नहीं होता उसको कंपेयर किया जाता है। मैं अपने आप को कभी देखा जाए, मैं अपने आप को टॉपर समझता हूँ, बिकॉज जो लोग कोचिंग करके और 30 दिन में 30 दिन पढ़ के, अगर मैं किसी से बात कर रहा था उस दिन, अगर आज की तरह अटेंडेंस जरूरी होती तो मैं तो कभी डॉक्टर नहीं बनता, बिकॉज मैं तो 15 दिन पढ़ाई करता था और 15 दिन मजदूरी करता था। दिल्ली में मैंने ये जो मजदूरी का काम है खलासी का, वो काम किया हुआ है, तो वो मैंने किया हुआ है। तो वो अगर 15 दिन में कमाता था और 15 दिन उसी से अपनी पढ़ाई करता था, तो अगर अटेंडेंस होती तो मैं तो कभी आगे बढ़ नहीं पाता। तो अटेंडेंस जरूरी होने की भी एक अपने रीजन्स हैं, लेकिन अभी कभी कभी हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे आते हैं उनकी अटेंडेंस कम हो जाती है, तो मैं उनसे पर्सनली आकर के डील वगैरह सब कर देते, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बार पूछता हूँ कि बाकी क्या जेन्युइन रीजन था या ऐसे ही कहीं घूम रहे थे या हॉस्टल में थे, आ नहीं पा रहे थे। तो कुछ बच्चों की जो भी हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि हेल्प हो जाए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं
अभी हमारे यहाँ एक लाइजन ऑफिसर है, पहले बेचारे नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हमने बहुत सारी कमेटियाँ बना दी हैं जिसमें आपके रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन हो या ग्रीवांस हो, वो सारी चीज़ें इस तरह की सुविधाएं कर दी जिससे वो बात कह सके। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए यहाँ कोई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी, वो हमने कोशिश की है तो उनको जो सुविधाएं हमारे कानून में है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है चीज़ें, लेकिन वो दबी हुई है क्योंकि कोई उनको कुरीनता नहीं है। दूसरों से आप उम्मीद करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्खता कोई नहीं है, आपको ही खोजना पड़ेगा। आपकी किताबों में डीओपीटी की गाइडलाइंस में आपके कॉन्सेप्ट बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो आपको खोजना पड़ेगा उसमें से, तो ये बहुत जरूरी है। और इस सब के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो इस साइड वालों को, मैंने बहुत कुछ कह दिया, इस साइड वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब भी 14 अप्रैल को मुझे दिल्ली में जब भी बुलाते थे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो उनकी मैडम्स नहीं आती थी। और मैं हमेशा, मेरा मानना यह है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी इर्रेस्पेक्ट हो कास्ट और रिजर्वेशन की बात, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम सभी जानते हैं कि किसी समाज का उत्थान अगर होना है तो लड़कियां ही कर सकती, मीन्स लड़कियां मतलब फीमेल जेंडर ही कर सकता है। तो बहुत सारे हमारे कलीग्स ऐसे थे और उसमें मेरी वाइफ उनको बहुत मोटा सा लेक्चर सुना देती है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर पाया उस दिन के लिए या बाबा साहब के विचारों के लिए, वो दूसरों का लेक्चर दे करके क्या करते हैं, तो हम उनको लेक्चर दे देते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग तो हैं ही, अपने काउंटर पार्ट्स जितने भी हैं अपनी बेटियों को आप कट्टरता मत सिखाइए, लेकिन समाज की जो व्यवस्था को समझाइए उनको, क्योंकि बच्चे नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां कट्टर वो हैं, आप उनसे कोई भी किसी चीज पे बहस कर लीजिए, कट्टर बहस कर सकती हैं आपसे। तो उस तरह से अपने बच्चों को, अपनी फीमेल पार्टनर को जरूर एजुकेट कीजिए, बिकॉज बहुत सारे इनको फिर क्या होता है कि जब कोई भाषण दे रहा होगा, आप उसकी वाइफ पूजा करने जा रही है मंदिर में, शिव जी की पूजा करने जा रही है, वो शिवरात्रि को पूजा करेगा, लोगों को, बहुत सारी लेडीज को पता नहीं शिवरात्रि की पूजा क्यों की जाती है, लेकिन करने जाएंगे, उनको पता ही नहीं। असलियत उनके हस्बैंड की या उनके फादर की जिम्मेदारी भाइयों की है कि वो अपनी फीमेल काउंटर पार्ट्स को बताएं कि क्या है, इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ, और इन्होंने दिया है, इनसे मिला है आपको, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, उन्होंने क्या दिया। तो मैं आप लोगों का, मुझे लगता है ज्यादा मैं वक्त ना लेते हुए मैं एक चीज शायद पता नहीं, मेरा छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज आप लोगों की भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि आपको जगह की कमी है, और अगर आप लोगों का नियम कानून करते हो तो अगर आप इधर बढ़ाना चाहें और मुझसे कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ तो करना चाहूँगा, ये बड़ा और बन जाए। इसका अगर आप लोग जो भी अप्रूवल वगैरह होते हैं, कुछ एस्टिमेट बना के अगर आप मुझे अगले 1 महीने में दे सकें, जितना मुझसे बन पड़ेगा, तो मैं सामर्थ बताऊंगा, कितना एस्टिमेट आता है उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। इसके साथ ही